नमस्कार दोस्तों एक तरफ सनातन धर्म है तो दूसरी तरफ सनातन सत्य। सनातन सत्य यह है कि लोकतंत्र में जनता बहुत जागरूक होती है। उसे थोड़े समय के लिए तो बरगलाया जा सकता है, लेकिन बार बार नहीं। दिल्ली चुनाव में एन वोटिंग वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाकुंभ स्नान और दिल्ली में वोटिंग के आंकड़े इसी सनातन सत्य को सामने लाते हैं। पिछली बार की 62.59% वोटिंग के मुकाबले इस बार दिल्ली में 60.42 वोटिंग हुई। ये आंकड़े वोटिंग वाली रात के 11:30 बजे तक के हैं और दिल्ली के पिछले 3 चुनाव के लिहाज से सबसे कम हैं। कम वोटिंग के इशारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक माने जाते हैं दोस्तों। आज के नेताओं के प्रति उदासीनता और उनकी राजनीति से नाइत्तेफाकी का इशारा माना जाता है कम वोटिंग को, क्योंकि दिल्ली में वोटिंग का दिन बुधवार था, यानी हफ्ते के बीच का दिन। आगे पीछे कोई छुट्टी भी नहीं कि लोग बाहर चले जाएं। मौसम भी गुलाबी सर्दियों वाला, जब लोग धूप में निकलकर घूमना पसंद करते हैं। वोटिंग के लिए कामकाज से छुट्टी भी संस्थानों ने दे रखी थी, फिर भी वोटिंग कम हुई। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला सच यह है कि जिस वोट बैंक को नजर में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल और भगवा वस्त्र पहनकर संगम स्नान कर रहे थे और देश भर का मीडिया उन तस्वीरों को वोटिंग के दौरान जमकर टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहा था, उसी वर्ग ने वोटिंग में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। जिस मिडिल क्लास को लुभाने के लिए 4 दिन पहले मोदी सत्ता ने इनकम टैक्स छूट में 12 लाख वाला दांव चला, उस मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के नौकरी पेशा और शहरी आबादी वाले लोगों में भी कोई उत्साह खासा देखा नहीं गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के इस दांव की पोल भी खोल दी है दोस्तों, और 12 लाख तक कमाई की नौकरियों का सच भी सामने ला दिया है। वोटिंग में महरौली सबसे फिसड्डी रहा, उसके ठीक पीछे मॉडल टाउन था। हां, दिल्ली कैंट में वोटिंग में इस बार सुधार हुआ, लेकिन राजेंद्र नगर, बिजवासन, मुंडका, शाहदरा, बाबरपुर, द्वारका, नांगलोई जैसे इलाकों में भी बहुत मामूली ही सही, लेकिन गिरावट जरूर आई। ये सब वो इलाके हैं दोस्तों जिन्हें ध्यान में रखकर ही प्रधानमंत्री मोदी ने वोटिंग वाले दिन महाकुंभ में त्रिवेणी में ध्यान लगाया था। गोकुलपुर, मुस्तफाबाद, सीलमपुर ने जरूर अपना क्रेडिट बनाए रखा और लोकतंत्र के महत्व को इन इलाकों में हमेशा की तरह सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। अब सामान्य तौर पर कम वोटिंग मौजूदा सत्ता के बने रहने और ज्यादा वोटिंग सत्ता में बदलाव का संकेत माना जाता है दोस्तों। लेकिन नरेंद्र मोदी के अमृतकाल ने तमाम पुरानी मान्यताएं और तौर तरीके बदल दिए मानो। चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जिस तरह कटघरे में आते रहे हैं, वैसा शायद पहले कभी हुआ नहीं है दोस्तों। तो क्या दिल्ली में कम वोटिंग के बाद भी चौथी पास राजा की कहानी सुनाकर और राजमहल का मुद्दा उठाकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाने वाले केजरीवाल ने दिल्ली की अपनी सत्ता का समय पूरा कर लिया है? क्या इस बार नरेंद्र मोदी दिल्ली को भी हरियाणा और महाराष्ट्र की तर्ज पर बीजेपी के खाते में चाहते हैं? यहां एक अहम सवाल आरएसएस से जुड़े एक वर्ग का भी है दोस्तों, जो दूर की राजनीति साधने के लिए दिल्ली में केजरीवाल को बनाए रखना चाहते हैं क्या? और इन सारे हालात का एहसास शायद आम आदमी पार्टी को भी है। क्या वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की शिकायतें इसी वजह से हैं? चुनावी गड़बड़ी का खेल और उन खेलों का अदालत तक पहुंचने का सफर, हाई कोर्ट की नोटिस, चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, ये सब भी देश की मौजूदा सत्ता के सनातन सत्य है और सबके सामने है। एक और सत्य मीडिया में रेंगने वाले एग्जिट पोल्स भी हैं। उन सब पर कितना भरोसा किया जाए, इसे आप लोकसभा चुनाव के बाद हुए एग्जिट पोल से भी समझ सकते हैं। कैसे नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया था और सारे के सारे एग्जिट पोल मोदी जी को 400 पार पहुंचाने में लग चुके थे। लेकिन एग्जैक्ट पोल यानी असली नतीजे क्या रहे,
ये हम सब जानते हैं। और आपने सबसे सटीक, सबसे तेज आंकड़े देने वाले, ऐसे एक कथित एग्जिट पोल करने वाले को टीवी स्क्रीन पर फूट फूट कर रोते हुए भी आपने खूब देखा है। ये और है कि उनका रोना अपनी गलती पर नहीं, उनकी करतूत पर सवाल उठाने से वो दुखी हो गए थे। दिल्ली में भी ऐसे करीब दर्जन भर एग्जिट पोल्स में 80% बीजेपी की ही सरकार बनवा रहे हैं। एक कंपनी के मालिक और एग्जिट पोल्स करने वाले तो खुद कबूल कर रहे थे कि सत्ता को देखते हुए थोड़ा सेफ साइड लेकर चलना पड़ता है भाई। आगे का सत्य आप लोग खुद समझ सकते हैं। हालांकि मुकाबला बेहद कड़ा हुआ, यह बात सच है। कांग्रेस की परफॉर्मेंस में थोड़ा ही सही लेकिन सुधार हुआ और अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगने के पूरे आसार हैं। ये सारी बातें हम आपको कल की वीडियो में वोटों और सीटों के अनुमान के साथ बता चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नया अनुमान और नया खेल हम आपके सामने आज रख रहे हैं वो कुछ और है दोस्तों। दिल्ली को लेकर उनकी पिछली 10 साल की राजनीति से उलट है। दिल्ली चुनाव से पहले जिस तरह मोदी सत्ता ने मिडिल क्लास नौकरी पेशा वोट बैंक को लुभाने के लिए पहले 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया था दोस्तों, फिर बजट में इनकम टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसे सत्ता के मुताबिक ही प्रचारित किया। यह आप सब ने देखा और सब जग जाहिर भी है। जबकि उसकी सच्चाई कुछ और है दोस्तों, जैसे आप बजट पर बनाए गए हमारे वीडियो में देख और समझ सकते हैं। यह सब नरेंद्र मोदी की दिल्ली को लेकर बदली रणनीति का इशारा है। इसके बाद सनातन को लुभाने के लिए जानबूझकर वोटिंग वाले दिन ही महाकुंभ स्नान रखा गया। जब से नरेंद्र मोदी दिल्ली की केंद्र की सत्ता पर काबिज हुए हैं दोस्तों, तब से दिल्ली राज्य की सत्ता को गंवाकर ही नरेंद्र मोदी पूरे देश और कांग्रेस की राजनीति को साधते चले आ रहे हैं। लेकिन इस बार क्या नरेंद्र मोदी ने अपनी रणनीति बदल ली है? क्या अब नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के बीच सत्ता के समीकरण बदल चुके हैं? अरविंद केजरीवाल राजनीति में अचानक नहीं आए दोस्तों। केंद्र और दिल्ली की सत्ता पर काबिज कांग्रेस के दौर में किस तरह अन्ना आंदोलन हुआ और आरएसएस ने कैसे उसे पर्दे के पीछे रहकर ऑर्गेनाइज किया, यह सब आप किसी से छिपा नहीं है। आज के दौर में सभी लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी के मिशन दिल्ली में अन्ना आंदोलन ने किस तरह कैटलिस्ट का काम किया था, यह भी आप सबके सामने है। उसी आंदोलन से अरविंद केजरीवाल भी निकले और उनका राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी भी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भी केजरीवाल और उनकी पार्टी के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस को काउंटर करने की अपनी रणनीति को आगे बढ़ाया। जहां जहां भी कांग्रेस मजबूत थी या बीजेपी के लिए एक मुश्त वोट कांग्रेस को मिल सकते थे, वहां वहां केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता रहा। नरेंद्र मोदी ने अपनी इस रणनीति में मायावती, चिराग पासवान, ओवैसी जैसे नेताओं का भी कैसे इस्तेमाल किया, यह भी चुनाव दर चुनाव आप सबके सामने आता रहा है। लेकिन धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल अपनी लकीर बड़ी करते गए और उसी काम में जुटे रहे। वो नरेंद्र मोदी की इस रणनीति के साथ ही अपनी एक अलग सियासत और पहचान खड़ी करने लगे। केंद्र शासित दिल्ली में नरेंद्र मोदी को किसी भी पार्टी की सरकार या किसी भी मुख्यमंत्री से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि असल सत्ता तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए नरेंद्र मोदी के हाथ में रहती है। सुप्रीम कोर्ट के दखल से इस व्यवस्था में हेरफेर हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के जरिए अपनी प्रचंड सत्ता का दम दिखाया और वापस एलजी को सर्वशक्तिमान बना दिया। लेकिन केजरीवाल तो कदम आगे बढ़ा चुके थे। वो चौथी पास राजा की कहानी सुनाकर नरेंद्र मोदी पर बेहद तीखा हमला भी करने लगे। केजरीवाल के बढ़ते कदम नरेंद्र मोदी की राजनीति से भी टकराने लगे दोस्तों। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बहुमत वाली सरकार और पार्टी को राष्ट्रीय दल का तमगा मिलने के बाद शायद केजरीवाल और मोदी की ये टकराहट बढ़ने लगी।
इसकी एक तस्वीर लोकसभा चुनाव में भी दिखी, जब केजरीवाल विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा बन गए और दिल्ली में उसी कांग्रेस के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को चुनौती देने लगे थे। दोस्तों, जिस कांग्रेस के खिलाफ नरेंद्र मोदी केजरीवाल को खड़ा देखना चाहते थे, इंडिया ब्लॉक की एकजुटता ने नरेंद्र मोदी को उनकी पूरी राजनीति में पहली बार बैसाखियों पर ला दिया, उन्हें गठबंधन का प्रधानमंत्री बनने को मजबूर कर दिया। दोस्तों, इसका एक नतीजा यह भी हुआ कि केजरीवाल जेल भी पहुंचे और हरियाणा चुनाव के दौरान जेल से बाहर भी आ गए। अब केजरीवाल के सुर कांग्रेस के खिलाफ हो चुके हैं। हरियाणा में केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ ही लड़े, लेकिन उनको कुछ खास हासिल हुआ नहीं। फिर दिल्ली विधानसभा में भी अकेले ही लड़े, लेकिन अब तक नरेंद्र मोदी केजरीवाल की राजनीति से अलर्ट हो चुके थे। शायद इसीलिए केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली चुनाव में नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा हमलावर भी दिखे। प्रधानमंत्री का सारा फोकस पूर्व मुख्यमंत्री की उस छवि को मिट्टी में मिलाने पर रहा, जिसे केजरीवाल कट्टर ईमानदार कहते थे। नरेंद्र मोदी के तेवर ये इशारा भी देने लगे कि अब शायद वो केजरीवाल से भी वैसे ही निपटेंगे जैसे वो बाकी विपक्षी दल और उनके नेताओं से निपटते आ रहे हैं। सियासत के इस खेल में केजरीवाल ने एमसीडी पर कब्जा करके पहले ही नरेंद्र मोदी को बड़ी चुनौती और बीजेपी की व्यवस्था को तोड़ चुके हैं। दोस्तों, ऐसे में क्या ये माना जाए कि अब दिल्ली में केजरीवाल को बड़ा झटका देने को तैयार हैं प्रधानमंत्री मोदी? क्या अब अपनी राजनीति में केजरीवाल को उतना उपयोगी नहीं समझते हैं नरेंद्र मोदी? 10 साल सत्ता में रहने के बाद अब चुनावों में नरेंद्र मोदी के सामने भी मुद्दे बदल चुके हैं, राजनीति बदल चुकी है। अब कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बनाया जा सकता और अरविंद केजरीवाल खुद और उनकी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता भी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर चुके हैं। कांग्रेस भी राहुल गांधी की दलित, पिछड़ों और संविधान को लेकर शुरू की गई नई राजनीति पर चल रही है, जहां केजरीवाल की कोई बड़ी भूमिका दिखाई नहीं देती। तो क्या मान लिया जाए कि अब परसेप्शन और विचारधारा की लड़ाई में पिछड़ चुके केजरीवाल राजनीतिक रूप से ज्यादा प्रासंगिक नहीं रहे और कांग्रेस के खिलाफ नरेंद्र मोदी के लिए उपयोगी भी बिल्कुल नहीं रहे हैं? क्या इसलिए अब हरियाणा और महाराष्ट्र की तर्ज पर नरेंद्र मोदी दिल्ली पर भी कब्जा जमाना चाहते हैं? केजरीवाल से उनकी सियासत का एपिसेंटर दिल्ली ही छीन लेना चाहते हैं। हालांकि इसमें एक दिलचस्प पहलू और भी है। दोस्तों, कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि संघ के प्रति पूरी तरह लॉयल बीजेपी का एक तबका राहुल गांधी के मुकाबले दिल्ली में केजरीवाल को बनाए रखने के हक में है। देखते हैं दोस्तों, क्योंकि हम आपको पहले भी ये बता चुके हैं कि केजरीवाल अगर इस बार भी दिल्ली का चुनाव जीतते हैं तो इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी भी अहम किरदार होंगे। केजरीवाल को हराने का काम तो राहुल गांधी की राजनीति ही करेगी। लेकिन यह सत्ता की सियासत है दोस्तों। जो बातें अभी हमने आपको बताई, नरेंद्र मोदी की सियासत को समझने की जो कोशिश अभी हमने की है कि किस तरह की राजनीति नरेंद्र मोदी करते हैं और किस तबके की राजनीति वो करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इसके लिंक को आप लाइक करें, शेयर करें, लेकिन कमेंट जरूर करें दोस्तों, ताकि हम इसी तरह की मजबूत जानकारियां आप तक पहुंचाते रहें। नमस्कार।